हेलो दोस्तों, क्या आप भी अमीर बनना चाहते हैं? क्या आपको भी अपनी ड्रीम कार, ड्रीम हाउस या तो फिर ड्रीम बाइक चाहिए? या तो आप अपने सपने पूरे तो करना चाहते हो लेकिन आप गरीब हो इसलिए आप अभी उसको पूरे नहीं कर सकते। तो ऐसी कोई भी इश्यू के लिए ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं लेके आया हूँ रिच डैड पुअर डैड की बुक समरी, जो कि रॉबर्ट टी कियोसाकी द्वारा लिखी गई है। ये जो बुक है वो काफ़ी सारे सालों से कॉन्स्टेंटली एक बेस्ट सेलिंग बुक रही है और आज तक वो ट्रेंड पर है। काफ़ी सारे लोग इसको सीख के, इस बुक को पढ़ के अपनी ज़िंदगी में अमीर बन चुके हैं। तो अगर आपको भी अमीर बनना है, अपने अमीर बनने के रास्ते काफ़ी इजी करने हैं, तो इस पूरी बुक को काफ़ी अच्छी तरह से देखिए। ये तो एक समरी है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इस समरी के बाद आप बुक को परचेस भी कर सकते हो, या तो फिर मैंने ऑडियो बुक भी बनाया हुआ है इसका फुल, वो भी आप जाके सुन सकते हो। सो गाइस, इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस बुक के अंदर जो रॉबर्ट टी कियोसाकी है, उन्होंने ऐसा बताया है कि उनके दो फादर्स थे, दो डैडी, एक रिच डैड और दूसरे पुअर डैड। एक जो रिच डैड थे वो काफ़ी सारे पढ़े लिखे थे और वो पीएचडी होल्डर भी थे, और उन्होंने पूरी ज़िंदगी में काफ़ी सारी मेहनत की, लेकिन वो जिंदगी में गरीब के गरीब थे और गरीब ही मरे। इसके लिए रॉबर्ट उन्हें पुअर डैड कहते हैं। वहीं उनके जो दूसरे पिता थे वो बहुत पढ़े लिखे तो नहीं थे मगर काफ़ी अमीर थे, इसलिए रॉबर्ट उन्हें रिच डैड बुलाते थे। अब सोचने की बात यह है कि किसी भी इंसान के एक ही वक्त में दो पिता कैसे हो सकते हैं। उनके गरीब पिता का बस एक ही सपना था कि रॉबर्ट खूब मेहनत से पढ़ाई करने के बाद किसी बड़ी कंपनी में नौकरी करके अपना भविष्य सुरक्षित कर ले। मगर रॉबर्ट के दूसरे पिता जो अमीर थे, वो दरअसल रॉबर्ट के एक दोस्त माइक उनके पिता थे। वो चाहते थे कि रॉबर्ट अपनी ज़िंदगी में कुछ चैलेंज ले, क्योंकि सारे सबक सिर्फ स्कूलों में नहीं सिखाए जाते। कुछ सबक ऐसे होते हैं जिन्हें इंसान अपनी ज़िंदगी के तजुर्बों से ही सीखता है। स्कूल की पढ़ाई सिर्फ अच्छे ग्रेड्स दिला सकती है, मगर ज़िंदगी की पढ़ाई काफ़ी कुछ सिखा सकती है। बेशक पढ़ाई लिखाई की अपनी अहमियत है, मगर इसके भरोसे बैठकर ही सब कुछ हासिल नहीं किया जा सकता। दोस्तों, इस बुक के अंदर काफ़ी सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको अगर आप अपनी लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप काफ़ी आसानी से अमीर बन सकते हैं। सबसे पहला लेसन, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। एक बार एक आदमी था जिसके पास एक गधा था। जब भी उसे उस गधे से कुछ मेहनत करवानी होती थी तो वो एक गाजर को उसके सामने लटका देता था। उस गाजर को देखते ही गधा उसके खाने के लालच में काम करता चला जाता था। उसे उम्मीद थी कि एक दिन वे उस गाजर तक पहुंच ही जाएगा। अब उससे उस आदमी के लिए तो एक अच्छी तरकीब बन गई, मगर बेचारे गधे को कभी भी वही गाजर नहीं मिल पाएगी, क्योंकि गाजर एक छलावा है। बहुत से लोग ठीक उस गधे की तरह होते हैं, वह मेहनत पर मेहनत किए चले जाते हैं उस उम्मीद में कि एक दिन वे अमीर बन जाएंगे, मगर पैसा उनके लिए महज एक सपना बन के रह जाता है। इस सपने के पीछे भागने से आप उस तक कभी भी नहीं पहुंच सकते। तो पैसे के लिए काम करने के बजाय पैसों को अपने लिए काम करने दें। जब आप अमीर बनना चाहते हैं तो सिर्फ पैसे कमाने के लिए काम न करें, क्योंकि जैसे ही हम अमीर बनने की राह में कदम बढ़ाएंगे, हमारा डर और लालच हम पर हावी होने लगता है कि हम गरीब ही ना रह जाएं, और इसी डर में हम ज़्यादा मेहनत करने में जुट जाते हैं। फिर हमारा लालच हम पर हावी होने लगता है। हम उन सारी खूबसूरत चीज़ों की कल्पना करने लगते हैं जो पैसे से हासिल की जा सकती है। अब यही डर और लालच हमें ऐसे चक्कर में उलझा देता है जो कभी भी ख़त्म नहीं होता, और इसके चलते हुए अब हम और मेहनत करते हैं ताकि ज़्यादा कमा सके, और साथ में इसी के हिसाब से हमारा खर्च भी ऑटोमेटिकली बढ़ते रहता है। और इसी को अमीर डैड रेट रेस कहते हैं। इसका मतलब चूहा दौड़। इसका नतीजा ये हुआ कि हम पैसे कमाने के लिए हद से ज़्यादा मेहनत करते हैं और खर्च भी करते हैं। यह एक ट्रैप है, और आपको लालच और डर का ट्रैप अवॉइड करना है, क्योंकि हम में से जो ज़्यादातर लोग अमीर बनना चाहते हैं वो इसी ट्रैप का शिकार हो जाते हैं। पैसे के पीछे मत भागिए, बल्कि पैसों को अपने पीछे भागने के लिए मजबूर कर दीजिए। आपकी नौकरी लगी है तो काम यह सोचकर मत कीजिए कि आपको आपकी सैलरी का चेक लेना है। आपको आपकी जो सैलरी का चेक आता है उसके थ्रू आप सिर्फ और सिर्फ अपने महीने के जो बिल्स हैं वही मुश्किल से भर सकते हैं, ना कि अपनी ज़िंदगी के सपने पूरे कर सकते हैं। ये पूरे महीने की कहानी बन जाती है और यही रिपीट चलती रहती है। फिर आप तंग आकर कोई दूसरी नौकरी ढूंढ लेते हैं जिसके अंदर आप ज़्यादा मेहनत करते हैं ताकि आपको ज़्यादा पैसे मिले, लेकिन अब भी आप पैसे के लिए ही काम कर रहे हैं, और यही वजह है कि आप कभी भी अमीर नहीं बन पाते।
सच का सामना कीजिए। आप खुद के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, ना कि दूसरों के लिए। तो आपके जो भी सवाल है वो आप खुद से पूछिए, क्योंकि उनका जवाब सिर्फ आप ही के पास होगा। क्या आप सिर्फ इसलिए काम करते हैं क्योंकि आपकी ज़िंदगी में सिक्योरिटी रहे, एक ऐसी नौकरी जहां आपको निकाले जाने का कोई डर ना हो, या फिर 2 पैसे कमाने के लिए आप काम करते हैं और आपको लगता है कि एक दिन आप इस तरह अमीर हो जाएंगे? क्या बस यही आपको सेटिस्फाई करने के लिए काफ़ी है? अगर आपका जवाब है हाँ, तो मुझे आपकी सोच पर अफसोस है, क्योंकि आपने जो अमीर बनने का सपना देखा है वो कभी भी पूरा नहीं होने वाला। आप हमेशा गरीबी ही में ही जीने वाले हैं। लेकिन अगर आपका जवाब ना है तो आपका पहला कदम ये होगा कि सबसे पहले आप अपने मन से डर हटा दीजिए, क्योंकि ज़्यादा पैसे ना कमा पाने का डर, लालच आपकी बगैर सोचे समझे काम करने के लिए मजबूर कर देता है और हमारा यह कदम आपकी नाकामयाबी तरफ धकेल देता है। बेशक हम सबके अंदर डर और चाहत की एक भावना होती है, लेकिन उन्हें खुद पर इतना हावी ना होने दे कि हम उनके बस में उल्टे सीधे फैसले लेने लग जाएं। बेहतर ये होगा कि हम जो भी करें उससे पहले बहुत खूब सोच लें, हमेशा दिल से नहीं बल्कि दिमाग से काम लें। हर सुबह अपने आप से ये पूछिएगा कि आप उतना कर पाएंगे जितना आपको चाहिए। क्या आप अपनी पोटेंशियल का आप पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं? सबसे पहले आम लोगों की तरह सोचना छोड़ दीजिए। काम सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए करते हैं ये सोचना छोड़ दीजिए कि मेरा बॉस मुझे कम पैसे देता है, मुझे ज़्यादा मिलना चाहिए, मैं ऐसे ज़्यादा कमा सकता हूँ। याद रखिए, आपकी परेशानियों के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप हैं और कोई नहीं। बॉस आपकी सैलरी नहीं बढ़ाता तो उसे इल्ज़ाम मत दीजिए, टैक्स को इल्ज़ाम मत दीजिए। जब आप खुद की समस्याओं की जिम्मेदारी लेते हैं तब सिर्फ आप ही उसका हल निकाल सकते हैं। यही वो पहला सबक है जो अमीर डैड ने रॉबर्ट को सिखाया था। इस सबक का एक पार्ट यह भी था कि अमीर डैड ने उन्हें कन्वीनियंस स्टोर के अंदर काम पे दिया था और उन्हें काम के कोई पैसे नहीं मिल रहे थे, वे बस काम कर रहे थे। इसका फ़ायदा ये हुआ कि वह अपने दिल से काम करने लगे और इसके दौरान कई नए आइडियाज़ उनके दिमाग में आने लगे कि पैसों को अपने पीछे कैसे भगाया जाए। इसके बारे में उनको कई विचार मिले। उन्होंने देखा कि उस स्टोर के क्लर्क कॉमिक बुक के फ्रंट पेज को अपने 2 हिस्सों में फाड़ देती थी। आधा हिस्सा वो रख लेती थी, आधा हिस्सा फेंक देती थी। देर शाम को स्टोर के अंदर डिस्ट्रीब्यूटर आता था और वो कॉमिक्स बुक के ऊपरी आधे हिस्से को क्रेडिट के तौर पर लेके जाता था और बदले में नई कॉमिक्स बुक्स उनको देके जाया करता था। एक दिन उन्होंने उस डिस्ट्रीब्यूटर से पूछा कि क्या वो अपनी पुरानी बुक्स ले सकते हैं। वो इस शर्त पर मान गया कि वो कॉमिक्स बुक कभी बेचेंगे नहीं और इस बात से उनके दिमाग में एक नया बिजनेस आइडिया आ गया। उन्होंने वे पुरानी कॉमिक्स बुक अपने दोस्तों और बाकी बच्चों को पढ़ने के लिए किराए पर देनी शुरू कर दी। बदले में वह हर किताब का 10 सेंट किराया वसूल करते थे। हर किताब सिर्फ 2 घंटे के हिसाब से पढ़ने के लिए दी जाती थी, तो असल मायनों में वह उसे बेच नहीं रहे थे। उन्हें उस गैराज पर काम भी नहीं करना पड़ रहा था जहाँ पर वो कॉमिक्स किराए पर देते थे। उन्होंने माइक की बहन को काम पर रखा, उसे हर हफ्ते $1 दिया जाता था। एक ही हफ्तों में उन्होंने $9.5 मतलब $9.5 की कमाई की और इस तरह उन्होंने सीखा कि पैसों को अपने लिए काम कैसे करवाया जा सकता है। सबक नंबर 2, फाइनेंशियल लिटरेसी क्यों सिखाई जाए। 1923 में एस्वाटर बीच होटल शिकागो में एक मीटिंग हुई जहां पे दुनिया के सबसे बहुत बड़े लीडर और बेहद अमीर बिजनेसमैन इस मीटिंग का हिस्सा बने थे। इनमें से बहुत बड़ी स्टील की कंपनी के मालिक चार्ल्स शवाब और समून इसूल भी थे। उस वक्त की लार्जेस्ट यूटिलिटी प्रेसिडेंट और बाकी कई सारे बिजनेसमैन भी थे। इस मीटिंग के 25 साल के बाद इनमें से कई लोग गरीबी में मरे, कुछ ने खुदकुशी कर ली और कईयों ने तो अपना दिमागी संतुलन खो दिया। असल बात तो यह है कि ये लोग पैसे कमाने में इतने मशगूल हो जाते हैं कि ये खास बात सीखना भूल जाते हैं कि पैसे को रखा कैसे जाए। आप चाहे जितना मर्जी पैसे कमा लें, उसे बनाए रखना असली बात है। और अगर ये हुनर आपने सीख लिया तो आप किसी भी आड़े टेढ़े हालात का सामना आसानी से कर लेंगे। लॉटरी में मिलियन जीतने वाले लोग कुछ सालों तक तो मज़े से जीते हैं, मगर वापस उस पुरानी हालत में पहुंच जाते हैं। अधिकतर लोगों को ये सवाल होता है कि अमीर कैसे बने या अमीर बनने के लिए क्या करें। इन सवालों के जवाब से अधिकतर लोगों को निराशा होती है, मगर इसका सही जवाब ये होगा कि पहले आप फाइनेंशियल लिटरेट बनना सीखिए। देखिए, अगर आपको एम्पायर स्टेट बिल्डिंग खड़ी करनी है तो सबसे पहले एक गहरा गड्ढा खोदना पड़ेगा, फिर उसके लिए एक मजबूत नींव रखनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपको एक छोटा सा घर बनाना है तो एक 6 इंच की कंक्रीट स्लैब डालकर भी आप काम चला सकते हैं। मगर अफसोस की बात यह है कि हम में से ज़्यादातर लोग 6 इंच की स्लैब पर एम्पायर स्टेट बिल्डिंग खड़ी करना चाहते हैं और वह ऐसा करते भी हैं। जाहिर है ये बिल्डिंग टूटेगी ही टूटेगी। गरीब डैड रॉबर्ट से यही बातें
चाहते थे कि वो खूब पढ़ाई करे, लेकिन अमीर डैड उन्हें फाइनेंशियल लिटरेट बनाना चाहते थे। ज़्यादातर स्कूल सिस्टम बस अपना घर बनाना सिखाते हैं, मजबूत फाउंडेशन नहीं। स्कूली शिक्षा पढ़ाई की असली अहमियत है, मगर असली ज़िंदगी में सब कुछ नहीं है। नियम नंबर 1, लायबिलिटीज़ और एसेट्स के बीच में फ़र्क समझें और एसेट्स खरीदें। सुनने में बड़ी आसान बात लगती है, लेकिन यही एक रूल है जो आपको अमीर बनाने में मदद करेगा। अक्सर गरीब लोग और मिडिल क्लास लोग एक लायबिलिटीज़ को एसेट समझ लेते हैं, मगर अमीर लोग जानते हैं कि असल में एसेट्स क्या होते हैं और वे वही खरीदता है। अमीर डैड KISS प्रिंसिपल में यकीन रखते थे, जिसका मतलब है कीप इट सिंपल स्टॉप इट। अमीर डैड ने लेखक और उसके दोस्त माइक को यही सिंपल बात सिखाई, जिसकी बदौलत वह इतनी मजबूत फाउंडेशन रखने में कामयाब रहे। इसी सीख की तरह सिंपल लायबिलिटीज़ और एसेट्स के बीच में फ़र्क समझें और एसेट्स खरीदें। लेकिन अगर ये इतना ही सिंपल होता तो हर आदमी अमीर होता, है ना? मगर यह मामला उल्टा है। दरअसल इतना ही सिंपल है कि हर कोई इसके बारे में सोचता तक नहीं है। लोगों को लगता है कि उन्हें लायबिलिटीज़ और एसेट्स के बीच में फ़र्क पता है, मगर उन्हें सिर्फ लिटरेसी के बारे में मालूम है, फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में नहीं। ये लायबिलिटीज़ और एसेट्स क्या है? लायबिलिटीज़ आपकी वो चीज़ है जहाँ से एक बार पैसा जाता तो है, लेकिन वहाँ से कभी भी वापस नहीं आता। मतलब जिसको आप अपने पैसे दे के खरीदते हो सिर्फ अपने काम के लिए, जहाँ आपको एक भी रुपए वापस नहीं मिलेंगे। एसेट्स वो चीज़ हैं जिसको आप पैसा देकर खरीदते हो, लेकिन जो चीज़ आपने खरीदा है उसी चीज़ का आपने पैसा भी बनाएगा। मतलब आपको भविष्य में पैसा आना चालू हो जाएगा। इनकम स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट मानकर चलना चाहिए। इसका सिंपल सा मतलब है, इनकम है कि आपके पास कितना पैसा आया और एक्सपेंस है कि आपके पास कितना पैसा खर्च हुआ। बैलेंस शीट एसेट्स और लायबिलिटीज़ के बीच में बैलेंस बताती है। बहुत से पढ़े लिखे अकाउंटेंट को भी ये पता नहीं होता आखिर बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट एक दूसरे से जुड़े हैं। अब ये चार्ट देखने में बहुत सिंपल है, इसे आसानी से लोगों को समझाया जा सकता है। एसेट्स वे चीज़ें हैं जो आपके लिए पैसे बनाने का काम करती हैं। मान लो कि कोई घर खरीद कर उसे किराए पर देते हैं, उसी किराए से आप वो लोन भी चुका सकते हैं जिससे आपने अपना घर खरीदा था, और अब घर भी आपका हुआ और मिलने वाला किराया भी आपका। इससे उल्टा लायबिलिटीज़ आपकी जेब से पैसे खर्च करवाती है, जैसे कि घर खरीदकर उसमें रहने से आपको कोई किराया नहीं मिलने वाला। तो अब आप समझ गए होंगे कि अगर अमीर बनना है तो एसेट्स खरीदिए और गरीब ही रहना है तो लायबिलिटीज़। दोस्तों, अमीर लोगों के पास ज़्यादा पैसा इसके लिए होता है क्योंकि वो इस प्रिंसिपल में यकीन करते हैं। वह दूसरी तरफ गरीब लोग इस प्रिंसिपल को ठीक से समझ ही नहीं पाते। इसलिए इस बात पर जोर दिया जाता है कि सिर्फ लिटरेट नहीं बल्कि फाइनेंशियल लिटरेट बनिए। सिर्फ नंबर से कुछ नहीं होता। फ़र्क तो तब पड़ता है जब आप अपनी कहानी खुद लिखें। अधिकतर परिवारों में ये देखा गया है कि जो मेहनती होता है उसके पास पैसा भी ज़्यादा होता है, मगर उसका फ़ायदा जब सारे पैसे लायबिलिटीज़ में ही खर्च हो जाते हैं, वो क्या किस मतलब का हुआ। यह चार्ट दिखाता है कि मिडिल क्लास आदमी अपना पैसा किस तरह खर्च करता है, और अगर यही तरीका उनका सारी ज़िंदगी रहता है तो वह मिडिल क्लास ही रहते हैं पूरी ज़िंदगी, या क्या पता उससे भी नीचे चले जाते हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं कि उनका सारा पैसा इस लायबिलिटीज़ पे खर्च हो रहा है। कभी मॉर्गेज, कभी रेंट, कभी कार लोन, कभी हाउस लोन, क्रेडिट कार्ड, बाइक, क्रेडिट कार्ड का बिल, क्रेडिट कार्ड की फ़ीस और भी न जाने क्या क्या। उनकी सारी कमाई इन्हीं सभी में खर्च हो जाती है। दूसरी तरफ गरीब लोग, जिनकी कोई लायबिलिटीज़ तो नहीं है मगर उनके पास कोई एसेट्स भी नहीं हैं, वे भी पैसा कमाते हैं, सैलरी पाते हैं, मगर रोज़ के खर्चों में ही उनका पूरा पैसा उड़ जाता है। माना कि एक गरीब आदमी $1000 कमाता है, उनमें से $300 वो अपने छोटे से घर के किराए में खर्चता है, $200 उसके आने जाने का किराया, $200 टैक्स और $200 खाने और कपड़े में खर्च हो जाते हैं। अब उसके पास क्या बचा? कुछ भी नहीं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि उधार लेकर भी काम चलाना पड़ता है, जिससे वह और गरीब हो जाता है। इसी से उलट अमीर लोग एसेट्स खरीद कर रखते हैं, फिर वो एसेट्स उन्हें पैसे कमा कर देते हैं और उसी कमाई से 2 से 4 और 4 से 8 हो जाती है और कमाई बढ़ती चली जाती है। अधिकतर अमीर लोग दिमाग से काम लेते हैं। वे घर लोन पर लेते हैं और किराए पर लगा देते हैं।
बिना मेहनत के हर महीने किराया मिलता है, जिससे वे अपना लोन भी चुका लेते हैं। मान लीजिए कि लोन की इंस्टॉलमेंट है $1 और अपने घर का किराया है $2। तो किराया वसूल करने के बाद $1 बैंक में और $1 अपनी जेब में, तो हो गया ना बिना मेहनत के पैसे कमाना। तो असल में अमीर डैड और गरीब डैड के बीच में बस सोच का फासला है। अपना पैसा कैसे खर्च करें, यही मुद्दे की बात है और कुछ नहीं। 1960 के दिनों में अगर बच्चों से पूछा जाता है कि बड़े होकर वो क्या बनना चाहते हैं, तो उनका एक ही जवाब होता था कि अच्छे ग्रेड्स लाएंगे और डॉक्टर बनेंगे। तो सबको ये लगता था कि अच्छे ग्रेड्स लेकर वो बहुत से पैसे कमा लेंगे। हालांकि उनमें से बहुत से बच्चे आज बड़े होकर डॉक्टर बन चुके हैं। इसके बावजूद उनमें से काफ़ी लोग आज भी फाइनेंशियल स्ट्रगल करते नज़र आते हैं, क्योंकि उन्हें हमेशा यही लगा कि ज़्यादा पैसे कमाने से सारी समस्या सुलझ जाएगी। मगर आज के दौर में ऐसा नहीं है। आज बहुत से बच्चे फेमस एथलीट बनना चाहते हैं, या फिर CEO बनना चाहते हैं, या फिर कोई मूवी स्टार या रॉक स्टार, क्योंकि उन्हें पता है कि सिर्फ अच्छी पढ़ाई और अच्छे ग्रेड्स के भरोसे बैठकर वे करियर में सक्सेस नहीं हो पा सकते। आजकल फाइनेंशियल नाइटमेयर बहुत आम हो गया है। अक्सर नया शादीशुदा जोड़े ये सोचते हैं कि उनकी अभी सैलरी डबल हो जाएगी, क्योंकि अब दोनों जने कमा रहे हैं, एक छोटे से घर में रहते हैं, अब बड़े घर के सपने देखते हैं, इसलिए वो पैसा बनाना शुरू कर देते हैं। इसकी वजह से वो सारा ध्यान सिर्फ अपना कैरियर बनाने में लगाते हैं। उनकी कमाई बढ़ने तो लगती है, जाहिर है उसी हिसाब से खर्चे भी बढ़ते हैं। अब जब आप फाइनेंशियली जानकारी नहीं रखते और कोई भी सोचे समझे बिना आप खर्चे करते हैं, तो ये होता है कि आप ज़्यादा खर्च भी करने लगते हैं और ये चक्कर चलता रहता है और चलता ही रहेगा। नए जोड़े ने अब इतना पैसा कमा लिया है कि वो एक नया घर खरीद सकते हैं और बड़ा वाला घर खरीद सकते हैं। उन्हें तो ये लगता होगा कि अब वो थोड़े अमीर हो चुके हैं, मगर असलियत में वे बड़े घर के साथ उन्होंने लायबिलिटीज़ भी खरीद ली है। उनके कैश फ्लो में अब प्रॉपर्टी टैक्स का खर्च भी बढ़ गया है। अब उन्हें एक नई गाड़ी भी चाहिए, फर्नीचर भी, सब कुछ नया। उनकी लायबिलिटीज़ बढ़ती ही चली जा रही है और ज़्यादातर तो ये होता है कि इनकम के साथ साथ खर्चे भी बढ़ने लगते हैं। फिर एक दिन अचानक से उस सच्चाई का खुलासा होता है, मगर तब हम इस रैट रेस में बुरी तरह फंस चुके होते हैं। फिर ऐसे ही लोग हमारे लेखक रॉबर्ट कियोसाकी के पास आते हैं और पूछते हैं कि अमीर कैसे बना जाए। अब यही सवाल तो मुसीबत की जड़ है, क्योंकि सबको लगता है कि पैसा हर चीज़ का इलाज है। यह मानना ही बड़ी गलती है। उनकी समस्या ये नहीं है कि वे ज़्यादा नहीं कमा रहे हैं, बल्कि ये है कि जो कुछ उनके पास हैं उसे हैंडल करें। एक कहावत है जो यहाँ पर लागू होगी, जब तुम खुद को एक गहरे गड्ढे में पाते हो तो खोदना छोड़ दो। क्यों ज़्यादातर लोग पब्लिक स्पीकिंग से घबराते हैं? साइकोलॉजिस्ट का ये मानना है कि लोग इसके लिए घबराते हैं क्योंकि उन्हें रिजेक्शन का डर होता है, औरों से अलग होने का भय होता है। लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, हम पर कभी हंस ना दे, यही सोचकर ज़्यादातर लोग पब्लिक स्पीकिंग से दूर भागते हैं। वे वही करना पसंद करते हैं जो सब लोग कर रहे होते हैं। वो खुद को भीड़ का हिस्सा बनाकर संतुष्ट हो जाते हैं। आपका घर आपका सबसे बड़ा एसेट्स है। लोन लीजिए, अब प्रमोशन हो गया है, अब सैलरी बढ़ गई है तो नया घर ले लो। यही सब बातें हम लोगों को सुनते रहते हैं और फिर हम उसी रास्ते पर चल पड़ते हैं, क्योंकि सब वही कर रहे हैं, ज़रूर ये सही होगा, है कि नहीं? दोस्तों, अब तक हमने ये समझा कि आपको अलग रहकर चलना है, भीड़ को फॉलो नहीं करना है। ज़्यादातर लोग सुबह 9 से 7 वाली जॉब में विश्वास रखते हैं और उसी को आगे बढ़ाते रहते हैं। देखो, काफ़ी सारे लोगों को ये भी ख्वाहिश होती है कि मैं अपना खुद का घर लूँ या तो मैं और बड़ा घर लूँ, लेकिन आप ये भी सोचिए कि उस घर के साथ आपकी EMI भी आने वाली है। क्या आप अपने खर्च के साथ उसको पूरा कर पाएंगे? क्या आप अपनी ख्वाहिशें पूरी कर पाएंगे? और दोस्तों, अगर आपको बाइक, कार या कोई भी मोबाइल, लैपटॉप, ऐसी कोई भी चीज़ की ज़रूरत है, तो मेरा कहना ये है कि आप सबसे पहले अपनी कोई भी ज़रिए की इनकम तैयार कीजिए। कोई भी, भले 2000, 3000, 4000 या 10,000 एक इनकम जनरेट कर लीजिए। उसके बाद उसी इनकम में से आप अपनी विलासिता की चीज़ें परचेस कर सकते हैं
और उसी इनकम को अपग्रेड करते 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 2 से 4, 4 से 8 गुना बढ़ा बढ़ा के फाइनली आप खुद अपना घर कैश पे भी ले सकते हैं। मानिए मेरी बात, ये सच्चाई है। अब बढ़ते हैं आगे। एक कर्ज में डूबा समाज जहां हम रहते हैं। अपने घर को एसेट समझना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है। अगर आप अपना घर लेते हो, उसके अंदर आप काफ़ी सारे पैसे चुकाते हो और साथ में हर महीने का हफ्ता भी देते हो। अगर आप वो हफ्ता घर खरीदने में ना दें और साथ में इसकी जगह कोई बिजनेस में लगाएं, कोई आपके दिमाग में सवाल चल रहा होगा उसमें लगाएं, तो क्या पता उससे आप इनकम जनरेट कर सकते हैं और उसी इनकम के बाद आप बिंदास सीना चौड़ा करके अपना घर परचेज कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको बाइक लेने की इच्छा है, आपको मोबाइल लेने की इच्छा है, जो भी ऐसी चीज़ हैं जिनकी उम्र 2 या 3 साल तक की रहती है, तो देखो अभी नई नई चीज़ें लाओगे तो आपको इच्छा भी होगी, नहीं मेरे को, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। अपने दिमाग में हम टारगेट तो सेट कर लेते हैं, लेकिन मानो मेरी बात, जब भी ये चीज़ आती है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एक बाइक लेने की इच्छा जागी है, आपने जैसे तैसे करके उसको परचेज़ किया, लेकिन उससे पहले आपने एक वायदा किया कि ये मेरी बुरी आदत है, मैं इसको छोड़ दूंगा, या तो आज से मैं रोज़ सुबह उठना चालू कर दूंगा। लेकिन मानो जैसे वो आप चीज़ लेके आते हो, उसके कुछ ही दिनों के अंदर आप अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में वापस आ जाते हो और वो बाइक का जो नया मज़ा रहता है वो भी कुछ दिनों के अंदर चला जाता है। इन शॉर्ट, आपको घर लेना है, आपको लैपटॉप चाहिए, आपको मोबाइल चाहिए, आपको बाइक चाहिए, कुछ भी चाहिए, आप खुद की इनकम जनरेट करो और आपको उस इनकम के अंदर वो ऐसी इनकम होनी चाहिए जिसके अंदर आपका मैन पावर नहीं लगना चाहिए, आपको वहाँ पर जाकर बैठना नहीं चाहिए, या तो आपको जॉब करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। वो इनकम ऑटोमेटिक आनी चाहिए। जैसे आप ऐसा कर लोगे तो आप कोई भी चीज़ बिंदास परचेस कर सकते हैं। अभी आगे बढ़ते हैं। सबक 3, अपने काम से काम रखें। दुनिया की सबसे बड़ी फूड चेन मैकडोनल्ड के फाउंडर रे क्रॉक ने एक MBA क्लास में स्पीच दी थी। ये बात 1947 की है। उनकी ये स्पीच बड़ी शानदार थी, लोगों को प्रेरित करने वाली। स्पीच के बाद MBA की क्लास के छात्रों ने और साथ में मिलके काफ़ी सारे लोग एक रेस्टोरेंट में गए और बियर भी पी रहे थे। बातों बातों में रे क्रॉक ने अचानक से एक सवाल किया, क्या आप लोग जानते हैं कि मैं किस बिज़नेस में हूँ? अब आपको ये पता ही होगा कि वो हैमबर्गर बेचते थे। इस बात पर काफ़ी सारे लोग तो हंसे। तो ये देखकर रे क्रॉक ने वापस से ऐसा बोला कि भाई मैं सच्ची में पूछ रहा हूँ, क्या आपको पता है कि मैं क्या करता हूँ, मेरा असली बिज़नेस क्या है? तो काफ़ी सारे लोगों ने बताया कि भाई हमको पता है कि आप मैकडोनल्ड के मालिक हो, आप हैमबर्गर बनाते हो। तो रे क्रॉक ने ऐसा बताया कि दरअसल ये सच्चाई नहीं है, सच्चाई ये है कि मैं रियल एस्टेट का बिज़नेस चलाता हूँ। क्योंकि मैकडोनल्ड जब भी एक नई लोकेशन पे खोलना होता है तो उसकी लोकेशन का चुनाव सोच समझकर किया जाता है, जहाँ की उसकी फ्रेंचाइजी बनाई जा सकती है और वो ज़मीन भी साथ में बेची जाती है। तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि फ्रेंचाइजी खरीदने वाले को ज़मीन भी खरीदनी पड़ती है। तो इस तरह से एक रियल एस्टेट का ये बिज़नेस हुआ। और आपको ऑलरेडी पता ही होगा कि पूरी दुनिया के अंदर वर्ल्ड वाइड मैकडोनल्ड ने ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉस रोड यानी चौराहे और नुक्कड़ पे मैकडोनल्ड्स हमको मिल जाता है और वहाँ पर उन्होंने अपनी फ्रेंचाइजी रखी है, जहाँ पर ज़मीन की कीमत और पूरे के पूरे रियल एस्टेट की कीमत ज़्यादा ही रहती है और बढ़ती चली जाती है। तो इन शॉर्ट, रे क्रॉक रियल एस्टेट के बिजनेसमैन हैं। सबक नंबर 4, अमीर लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। इससे आपको ऑलरेडी पता ही चल गया होगा कि इन्वेस्टमेंट करना है। देखो दोस्तों, आप सभी को ऑलरेडी पता ही है कि जब तक आप अपने पैसे किस जगह पे लगाएंगे नहीं तो वो वहाँ से बढ़कर वापस नहीं आएंगे। आप सबने ऑलरेडी देखा होगा, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको अलग अलग तरीके के कपड़े पहनने की इच्छा होती होगी, अलग अलग डिवाइसेस परचेज करने की इच्छा होती होगी, आपको घूमने जाने की इच्छा होती होगी और भी काफ़ी सारी अलग अलग नई नई चीज़ें करने की इच्छा होती होगी। लेकिन आप सभी को ऑलरेडी पता ही है कि उसके अंदर लगता है पैसा, जो कि आप अभी खर्च करोगे तो काफ़ी गलत रहेगा। तो अगर आप ये पैसा जो आप, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको मोबाइल चाहिए, बाइक चाहिए, घूमने जाना है, ये सब अभी फ़िलहाल के लिए पॉज करके आप कोई अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करते हो, जैसे कि स्टॉक मार्केट है, शेयर है, या तो आप अपने करियर में जैसे कंप्यूटर के कोडिंग के आप अंदर आगे बढ़ना चाहते हो या फैशन डिज़ाइनिंग में आगे बढ़ना चाहते हो, तो अभी के अभी वो पैसे आप उसमें इन्वेस्ट करोगे तो क्या पता वो पैसे आपके बढ़ सकते हैं।
तो आप ये सीखिए कि पैसे को हमको इन्वेस्ट करना है। दोस्तों, आपको ऑलरेडी पता ही होगा कि मार्क ज़करबर्ग, स्टीव जॉब्स इतने अमीर हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो डे बाय डे कार्स नहीं बदलते, वो डे बाय डे व्हीकल्स नहीं लेते, वो अलग अलग तरीके के कपड़े नहीं लेते, वो सिंपल और सोबर ज़िंदगी गुजारने में बिलीव करते हैं। तो आप भी फ़िलहाल के लिए सिंपल और सोबर ज़िंदगी लीजिए और अपने पैसे को बढ़ाने में ध्यान दीजिए। दोस्तों, अभी हम रॉबर्ट कियोसाकी का एक बेस्ट किस्सा सुनते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी को एक घर दिख रहा था जिसकी कीमत थी मार्केट प्राइस 75,000, लेकिन उन्होंने ये घर $20,000 में लिया। अब उसमें क्या था, उनके पास वो पैसे भी नहीं थे, तो वो अटॉर्नी ऑफिस में गए थे और वहाँ पर अपने फ्रेंड को कॉल किया कि मेरे को कुछ पैसे चाहिए। उन्होंने वो पैसे दे के एज ए टोकन वहाँ पर उन्होंने जमा करवा लिए और उसके बाद पेपर में एडवर्टाइज डाल दी और काफ़ी सारी जगह पे एडवर्टाइज कर दी कि ये $75,000 वाला घर सिर्फ $60,000 में बिक रहा है। तो काफ़ी सारे ग्राहक वहाँ पर टूट पड़े और उसी ग्राहकों से पैसे लेकर और इस घर के मालिक को दे दिए। इन शॉर्ट, बाहर का पैसा बाहर ही चला गया, मतलब रॉबर्ट को सिर्फ कुछ पैसे लगाने पड़े एज ए टोकन और उसके बाद वो घर उसने लेके दूसरे को बेच भी दिया और साथ में वो घर उसने $60,000 में बेचा। 20,000 में परचेस किया था, $60,000 में बेचा। पैसे लगाए कुछ भी नहीं, सिर्फ दोस्त से उधारी मांगी और उसी के उसी दिन उसको वापस भी कर दिए, ज़्यादा ब्याज देकर भी। सो दोस्तों, इस 5 घंटे के अंदर रॉबर्ट ने $40,000 कमा लिए थे। तो अगर आपके पास पैसा है तो उसको अपने दिमाग का इस्तेमाल करके, फाइनेंशियल लिटरेसी का इस्तेमाल करके आप इन्हीं चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं। सो दोस्तों, ज़िंदगी में करने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं। इन्हीं से भी बातों से हम ये सब समझ सकते हैं कि पैसों को इस्तेमाल कैसे करना है। दोस्तों, अगर आपको पैसे इन्वेस्ट करने हैं, आपको स्टॉक में इन्वेस्ट करने हैं, तो आप 2-3 उसकी बुक्स पढ़ ले, काफ़ी सारी जगह पे उसके पहले वीडियोस देख लीजिए, फिर जाके आपका एक भी रुपया आप इन्वेस्ट कीजिए। अगर आपको प्रॉपर्टी परचेस करनी है तो काफ़ी टाइम आप कोई एस्टेट ब्रोकर के साथ गुजारिए, उनके साथ काफ़ी सारे सवाल कीजिए, आप पूरे एरिया में घूमिए, देखिए कि कौन सा हाउस कौन से एरिया में कितने प्राइस में बिक रहा है और बिक भी रहा है कि नहीं बिक रहा। और अगर आप कोई भी अपने बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो पहले जाके उस कंपनी के अंदर आप थोड़ा जॉब कर लीजिए। कुछ महीने का जॉब करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि वो काम आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो इससे आपके पैसे डूबने वाले होंगे, वो भी आपके पैसे बच जाएंगे। सो गाइस, ये था पूरा का पूरा वीडियो रिच डैड पुअर डैड की ऑडियो बुक की अच्छी वाली समरी। और अगर आपको इसकी पूरी ऑडियो बुक सुननी है तो इस चैनल पर आपको अवेलेबल हो जाएगी। आपको स्क्रीन पर भी क्लिक कर सकते हैं और आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आई होप मैंने आपको किसी भी तरीके से मदद की हो। टिल देन, बाय बाय।